हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, इस लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। क्लास 11th और 12th में दो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज होती हैं। 11वीं क्लास में भी दो हैं, 12th क्लास में भी दो एनसीईआरटीज हैं। ठीक है। 12th क्लास में जो दो एनसीईआरटीज हैं उनमें एक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरे का नाम है इंडिया, लैंड एंड पीपल। ठीक है, लैंड पीपल एंड इकोनॉमी। तो हम जो है इस लेक्चर से जो पहली वाली बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले इस लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपका बेस प्रिपेयर हो सके, आप समझ सको कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज़ के बारे में ये सब्जेक्ट डील करता है। वैसे तो नाम से पता लग ही रहा है, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड। इंसानों के बारे में जब हम जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं तो वो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन हम बड़े सारे जोग्राफर्स के पर्सपेक्टिव से जैसे जैसे हमारा ये वाला चैप्टर आगे बढ़ेगा, हम कुछ डेफिनेशंस भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। पर घुमा फिरा के बात यही होती है, जब हम ज्योग्राफी को समझते हैं इंसानों को उस डिस्कशन में साथ लाकर, क्योंकि पृथ्वी जो भी है आज जैसी भी है, वैसे तो वो भगवान की देन है, परमात्मा की देन है, लेकिन उसको जो शेप करा है इतिहास में और आज जैसे पृथ्वी की छवि, उसकी इमेज हमारे सामने है, वो इंसानों की वजह से है। इंसानों की हरकतों का इंपैक्ट पृथ्वी पर अच्छे या बुरे के लिए जो है वो विटनेस करा गया है बहुत सारे सालों में। और हमेशा ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर आपको समझना है तो यू विल रिक्वायर अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑलवेज। आपको हमेशा कोई ना कोई एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है वो चाहिए ही पड़ेगा अगर आपको आज के समय में ह्यूमन ज्योग्राफी के डोमेन को अगर स्टडी करना है या समझना है। इसके पीछे कोई ना कोई जो इतिहास का एक पन्ना है, कोई ना कोई जो एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो जुड़ा ही होता है इसके साथ। ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो लिंक है वो अपने राइटर हमें ऐसा कह रहे हैं कि वो अपने मदर डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मेन जो ब्रांच है वो तो है ज्योग्राफी। उसके अंदर फिर बड़ी सारी तरह की ज्योग्राफीज आ जाती हैं, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर आप लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, आप फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हो, सोलर सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ते हो। ठीक है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें आप फ्लोरा फौना, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हो। और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन मेजर तरीके से ज्योग्राफी में जो अम्ब्रेला क्लासिफिकेशन है वो तो सिर्फ दो ही होती हैं। वो क्या है? ज्योग्राफी एज अ डोमेन डील्स विद टू प्रोमिनेंट ब्रांचेस। एक जो होती है आपकी, जैसा कि आप जानते हो, एक होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लैंडफॉर्म्स और ये सब जो है इन्वायरमेंट और ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ये हम पढ़ते हैं। और दूसरी जो ब्रांच है, इट इज अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को अगर हम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी समझने की कोशिश करें तो दोस्तों आपको एक चीज नजर आएगी कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब ये है, अगर आपको ज्योग्राफी को किसी एक इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में समझना है, या फिर ज्योग्राफी के अंदर अगर आप इन्वायरमेंट और उसमें होने वाले कोई भी फिनोमेना को समझना चाहते हो, इंटीग्रेटिव का मतलब क्या है? आपको यहां पर जो इंसानों का जो कंपोनेंट है, जो ह्यूमन बींग्स का जो कंपोनेंट है, उसको साथ लाना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए। दूसरा, ये एक ऐसी फील्ड है जो कि एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब दोस्तों ये होता है, जब आप किसी भी चीज को साइंटिफिकली वेरीफाई कर सको, ठीक है,
तब हम उसको कहते हैं डेट इज एम्पेरिकल स्टडी, यानी कि आप आंखें बंद कर कर, आंखें मीच कर यकीन नहीं कर रहे हो इवेंट्स पे, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वैलिडेशन, साइंटिफिक वेरिफिकेशन अवेलेबल है। और तीसरा ये है ज्योग्राफी के बारे में जो कहा जा सकता है वो ये है कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी विच इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्योंकि ज्योग्राफी में जो भी चीज़ें होती हैं उसकी हमें दोस्तों प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो होती हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो ज़रूर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात जो ये है ज्योग्राफी के बारे में, वो ये है कि ज्योग्राफी की जो रीच है वो बहुत एक्सटेंसिव है। पर्यावरण से होते हुए, ज्योग्राफिकल फिनोमेना से होते हुए, इंसानों से होते हुए गुजरती है। और हर एक जो इवेंट होता है, ईच एंड एवरी इवेंट, ठीक है, या फिर ईच एंड एवरी फिनोमेना जो भी वक्त के साथ, किसी जमाने के साथ और हालात के साथ वेरी करता है विद स्पेस एंड टाइम, उसको आप ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हो। और ना कि सिर्फ स्टडी कर सकते हो, आप उसको साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो, राइट। लेकिन बेसिकली ह्यूमंस ने जो भी इम्पैक्ट डाला है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, वो एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। और जैसा कि अगर आप किसी भी फिनोमेना या इवेंट को समझना चाहो, जैसे हम यहाँ पर फिनोमेना और इवेंट की बात कर रहे थे, अगर आप नॉर्मल से एक किसी इवेंट को समझना चाहो, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, भूकंप। अब ये भूकंप आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो नेचुरल फिनोमेना है वो रिस्पॉन्सिबल है इस अर्थक्वेक के पीछे। इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से बड़े सारे सालों से, जब से इंसान ने पृथ्वी को ऑक्यूपाई करा, अपने सुख चैन के लिए, अपने जीवन के आराम के लिए, उसने, इंसानों ने पृथ्वी के ढांचे को, उसकी स्ट्रक्चर को इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा है कि बहुत सारे विनाशकारी प्रभाव जो हैं अर्थ के ऊपर जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, उसके पीछे लंबे समय की ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। अब आप में से मैं किसी को पिन पॉइंट करके कहूं कि आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो कोई भी पर्सन इसके ऊपर ब्लेम नहीं लेगा या लेगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म में कोई भी ये चीज जो विटनेस करी जाती हैं वो नोटिसेबल नहीं होती हैं। पृथ्वी जब भी अपने विनाशकारी रूप में आकर कोई भी डिजास्टर जो है, उस डिजास्टर से जब इंसानों को प्रभावित करती है पृथ्वी, हमारा अर्थ है ना, तो वो जो डिजास्टर है, वो ऑब्वियसली बात है, डिजास्टर अपने आप में एक हानिकारक शब्द है, एक विनाशकारी शब्द है। तो वो बहुत सारे सालों का जो एक कंबाइंड इवेंट होता है, उसका रिजल्ट होता है, जिसके पीछे ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल रही हैं। तो इसके पीछे सिर्फ नेचुरल फिनोमेना या आपका टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है, वो तो हैं, लेकिन इंसानों की करतूतें भी काफी हद तक इस अर्थक्वेक को या फिर दूसरे ज्योग्राफिकल फिनोमेना, इवेंट्स और डिजास्टर्स को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब राइटर हमसे यहां पर यह पूछ रहे हैं कि आप अर्थ के सरफेस को कैसे देखते हो। वैसे तो देखने में हमें अर्थ जो है आउटर स्पेस से कुछ ऐसे ही नजर आता है कि ज्यादातर उसका जो सरफेस है इट इज अ वाटरी सरफेस और कुछ उसके ऊपर लैंड मास है। लेकिन अर्थ का सरफेस ये तो हो गया आंखों से देखना। अगर आप उसको नजरों से, पैनी नजरों से, शार्प नजरों से, चील वाली निगाहों से अगर आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि अर्थ के वैसे दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि कुदरत, नेचर, जहां पर हम लोग बात करते हैं उसके अंदर फ्लोरा की, पेड़ पौधे, फौना की, जानवर, चिड़िया, ये सब, इंसान भी रह रहे हैं पृथ्वी पर, ठीक है, और बड़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं इंसानों के सहूलियत के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, उनके
कंफर्टेबल जिंदगी के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ये सब पृथ्वी पर चलती हैं। तो अगर कोई सिर्फ पृथ्वी को बाहर से देखे, चंद्रमा पे खड़ा होकर या आउटर स्पेस से, तो हमें नजर आएगा पानी है और कुछ लैंडफॉर्म्स हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसको हम दो कंपोनेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कुदरत है, वो तो है ही है, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसकी इंसान धज्जियां उड़ाने लगा है। और दूसरा, अर्थ पर रह रहे हैं बड़े सारे लाइफ फॉर्म्स जिसमें फौना, अलग अलग जानवर, पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, ये सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग सबसे बुरी चीज पृथ्वी पर जो अवेलेबल है, डेट इज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जैसी भगवान ने दी थी इंसानों को बनाकर, इंसान ने उसका पूरा रंग रूप और पूरा ढांचा जो है वो बदल कर रख दिया है। अब अगर हम इन दो फील्ड्स को क्लासिफाई करें, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इनके बीच में एक मेन डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है? इनके कॉन्सेप्ट्स में एक मेन डिफरेंस क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी कर, ये जो डोमेन है ये स्टडी करती है फिजिकल एनवायरनमेंट को, जहां पर फ्लोरा फोना ये सब बातें होती हैं एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में। और जो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डोमेन है ये डील करता है फिजिकल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट तो आता ही है इसके अंदर, लेकिन उसका रिलेशनशिप जो है वो देखा जाता है, फिजिकल या नेचुरल वर्ल्ड का रिलेशनशिप देखा जाता है इंसानों की दुनिया के साथ। और इस पूरी पृथ्वी पर इंसानों का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दोस्तों, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इंसान जो है वो कितना कहाँ पर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिसको आप आम भाषा में समझते हो। जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आप एक वर्ड यूज करते हो, आपको ये याद होगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। सुना है ये वाला वर्ड? कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में किसी भी कंट्री में कितनी आबादी रह रही है, फिर चाहे वो खुले खुले रह रहे हैं या फिर भीड़ भड़क के भसड़ में रह रहे हैं। जैसे इंडिया में रोड पे टकराते टकराते भी आदमी, इंसान हिंदुस्तान में टकराता हुआ चलता, अगर वो पैदल भी चल रहा हो तो। ठीक है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, ह्यूमन फिनोमेना का, ये सब फिनोमेना आए कैसे, और दुनिया के विभिन्न कोनों में जो इंसान रह रहे हैं और उनका जिस प्रकार से एक रिश्ता है पर्यावरण के साथ, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, विनाशकारी हो या फिर उसका एक अच्छा प्रभाव हो, तो वो हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस की फॉर्म में कैसे नजर आता है। अब सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे हैं? देखो, दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने पर्यावरण और जो भी उनकी कंट्री का पूरा स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ कर रख दिया है। किसी कंट्रीज ने जो उसको बिगाड़ा है वो अपनी कंट्रीज को रिच बनाकर बिगाड़ा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, हाउसिंग कॉलोनीज, गुड रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सब खड़ा करने के लिए उन्होंने बिगाड़ा है। बाकी कंट्रीज ने कैसे बिगाड़ा है? वॉर्स वगैरह करके। ठीक है, अब फिर चाहे उस कंट्री का युद्ध किसी अन्य कंट्री के साथ हो रहा हो या फिर उस देश में सिविल वॉर चल रहा हो, उसकी वजह से भी इंसान काफी हद तक अपने देश को, और अल्टीमेटली है तो हम सब लोग पार्ट अर्थ के ही, तो अपने अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब राइटर यहां पर आपसे एक चीज और बोल रहे हैं। राइटर आपको यहां पर बता रहे हैं कि ऑलरेडी आप अवेयर होगे एक फैक्ट से कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का जो कोर कंसर्न है वो इस बात को लेकर है कि हम इस चीज को समझें कि अर्थ जो है वो हमारा घर है इंसानों का, और हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं जिसने अभी तक इंसानों को इस पृथ्वी पर टिकाकर रखा हुआ है। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूँ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर, इंसान ने ये सब हरकतें तो कर ली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह ये सब करना, अर्थ की खुदाई करना और इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ और जीडीपी को बढ़ाना, और कुछ कुछ लोग पर्यावरण का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग हमेशा बुरे ही होते हैं, आप अपने बारे में ही सोचते हैं। कुछ लोग पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं, कुछ लोग फ्लोरा फौना के बारे में भी सोचते हैं, उनका ये भी ख्याल है। लेकिन इंसान जिस गति से पृथ्वी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, अलग अलग नेशन स्टेट्स जो सरकारें हैं
वो इस प्रकार से विनाशकारी प्रभाव पृथ्वी के ऊपर डाल रहे हैं। एक स्टडी तो ये भी कहती है दोस्तों कि अर्थ के इंटीरियर में इंसान जैसे बहुत ज़्यादा अर्थ को खोदता है अंदर से मिनरल्स, मेटल्स, प्रीशियस एलिमेंट्स को निकालने के लिए, अर्थ के अंदर हजारों ऐसे दबे हुए हिडन वायरसेस हैं कि अगर अर्थ को बहुत डीपर लेवल पे खोदा जाए और अगर वो गलती से बाहर आ गए, वो वायरसेस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो पलक भर का समय नहीं लगेगा, ब्लिंक ऑफ आईज में, एक चुटकी बजाते हुए जिसको कहते हैं कि विद इन अ सेकेंड एक चुटकी बजेगी और अर्थ पर बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और हो सकता है पूरी पृथ्वी जो है उसका विनाश हो जाए। तो ये सब हम अलग अलग इवेंट्स आपको पता है, हम समझते हैं, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी का डोमेन हमें ये बताता है कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में हर एक एलिमेंट को अगर आपको समझना है तो आपको उसको इंसानों के संदर्भ में समझना पड़ेगा। विदाउट ह्यूमन बींग्स ह्यूमन ज्योग्राफी का डिसिप्लिन बेकार हो जाता है स्टडी करने के लिए। तो यानी कि 100 बातों की एक बात की कंक्लूजन बात यह है कि एम्फेसिस जो ह्यूमन ज्योग्राफी का है वो दो ही बातों पर है। एक तो नेचर, कुदरत, पर्यावरण, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं और इस पर्यावरण के रंग रूप को, इसकी शेप को, इसकी वेशभूषा को वो किस प्रकार से बचा रहे हैं या प्रिजर्व कर रहे हैं या दोबारा वापस वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ये सारे लोगों की, सरकारों की अप्रोचेस वेरी करती हैं पूरे पृथ्वी पर। पूरा ग्लोब और पूरे ग्लोब पर ह्यूमंस के एफर्ट्स एक जैसे नहीं होते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए, या फिर सबकी एक जैसी इंटेंशन भी नहीं होती है पृथ्वी का विनाश करने के लिए। ठीक है, राइटर फिर आपको ये बता रहे हैं कि यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी जो है, अब ये चीज सुनना, ये चीज थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकल हो सकती है, ये कुछ यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के कुछ हैवी वर्ड्स हैं जिसको मैं डिकोड करके आपको आराम से समझाऊंगा, समझना बात को। ज्योग्राफी जो है वो एक तरीके से एक ऐसा डिसिप्लिन बन गया था जब ज्योग्राफर्स के बीच में एक वाद विवाद चलता था। ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म। ड्यूलिज्म की अगर मैं हिंदी दोस्तों आपको बताऊं तो एक ऐसी चीज होती है, ड्यूलिज्म मतलब एक डिबेट है, एक मतलब वार्तालाप है दो लोगों के बीच में जिसमें उनके बीच में वाद विवाद है। आप अपने आर्ग्यूमेंट में ले रहे हो पोजीशन ए और मैं अपने आर्ग्यूमेंट में ले रहा हूं मान लो पोजीशन बी, तो हम दोनों में एक तरीके से आइडियोलॉजिकल या बातों बातों का एक बातूनी कन्फ्लिक्ट है। तो ज्योग्राफी एक प्रकार से एक ऐसे ही डुअलिज्म से, एक ऐसे ही दोगलेपन से एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट डोमेन गुजर चुका है, जहां पर वाइड रेंजिंग डिबेट्स, वाद विवाद शुरू हुए थे कि हमें ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन को कैसे स्टडी करना है। तो दो तरह की डिबेट्स सामने आई थी, क्या हमें इसको एज लॉ मेकिंग या थियोराइजिंग डोमेन की तरह स्टडी करना है या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको स्टडी करना है। अब दोस्तों ये वाली बात आपके पल्ले पड़ी नहीं होगी वैसे कि सर ये क्या मतलब है इसका, लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पर और भी हैवी वर्ड्स लिखे हुए हैं, नोमोथेटिक या इडियोग्राफिक। दोस्तों लॉ मेकिंग का मतलब यहाँ पर कानून बनाने से लेना देना नहीं है इस चीज़ का। इन तीनों वर्ड्स का मतलब जो होता है ना, चाहे आप फिर उसको लॉ मेकिंग कहो, आप इसको थियोराइजिंग कहो या फिर आप उसको नोमोथेटिक कहो, इन तीनों वर्ड्स का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज़ को एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट के साथ देखते हो। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा जर्नलाइज कर लेते हो और आप ऑल इन वन अप्रोच लेकर चल रहे हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स नहीं देख रहे हो। लेकिन जब आप इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को देखते हो, इंडिविजुअल एस्पेक्ट को समझते हो कि सारी चीज़ बिल्कुल एक तराजू के बराबर नहीं होती है, हर एक पर्सन या फिर हर एक इवेंट अलग है, हर एक कंट्री की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, रीजन की अप्रोच अलग है। तो जब आप बिल्कुल बारीकी तरीके से
डिफरेंशिएट करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अब यहां पर हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिविजुअल कंट्रीज, इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट, यानी कि आप ग्लोब को, पूरे अर्थ को एक तरीके से नाप तोल के नहीं देख रहे हो, आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को माइक्रो लेवल से स्टडी कर रहे हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर। तब ऐसी स्टडी को दोस्तों हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव या फिर इडियोग्राफिक। तो डिस्क्रिप्टिव या इडियोग्राफिक में आप क्या करते हो, आप एक तरीके से सब्जेक्टिव बेसिस पर स्टडी करते हो किसी भी चीज को, जिसमें आप किसी भी चीज के, किसी भी इवेंट के जो यूनिक एस्पेक्ट्स होते हैं आप उनको इग्नोर नहीं करते, आप यूनिक फीचर्स को नजरअंदाज नहीं करते हो, और आप किसी भी चीज की जर्नल यूनिवर्सल इमेज ऑल इन वन अप्रोच के साथ लेकर उसको डील नहीं करते हो। लेकिन जब आप ऑल इन वन अप्रोच के साथ किसी भी चीज को जर्नलाइज तरीके से डील करके यूनिवर्सल अप्रोच के साथ डील करते हो, तो वो बन जाता है लॉ मेकिंग, थियोराइजिंग, या जिसको एक टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। और वहीं पर जब आप सब्जेक्टिव लेवल पर इंडिविजुअल एस्पेक्ट के साथ डील करते हो, किसी भी चीज को देखते हो, तो वो होती है इडियोग्राफिक। अब आप कहोगे कि सर ये वाली जो चीजें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं जैसे। बिल्कुल दोस्तों, ये वाले टर्म वैसे साइकोलॉजी के बेसिस पे ही जो हैं वो इन्वेंट हुए थे। मतलब एक डिबेट उठी थी एक बारी एक साइकोलॉजी के डोमेन में, ऐसी डिबेट होती है वैसे कि हमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स को एक ही बकेट का, एक ही तराजू का पार्ट बन के देखना चाहिए, या फिर अलग अलग पर्सन की अलग अलग साइकोलॉजी होती है तो उसके पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, और हमें उसके इमेज को, उसकी टेंडेंसी को जर्नलाइज नहीं करना चाहिए। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के वैसे होते हैं, अफ्रीका के सारे लोग ऐसे, दिल्ली वाले ऐसे, एमपी वाले ऐसे। हम एक जब किसी चीज़ को कैटेगराइज नहीं करते हैं, जर्नलाइज नहीं करते हैं, तो वो होता है हम उनके यूनिक फीचर्स को देख रहे हैं, उनकी सब्जेक्टिव अप्रोच को देख रहे हैं, तो वो होता है इडियोग्राफिक। लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट है, जो ये डिबेट है, ये हम ज्योग्राफी में क्यों पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों बात ये है कि डिबेट जो स्टार्ट हुई थी वो ये स्टार्ट हुई थी कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है, क्या हमें जब हम किसी भी इवेंट को स्टडी कर रहे हैं, मान लो ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग जो है वो कल्चर को स्टडी करते हैं। एक एस्पेक्ट दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी होती हैं, अनगिनत चीज़ें स्टडी होते हैं, या फिर हम यहाँ पर सेक्स रेशियो को स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स। जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर सेक्स रेशियो को स्टडी करते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको स्टडी करते हैं, या किसी देश की बर्थ कंट्रोल पॉलिसी को स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें आएंगी अभी आगे के लेक्चर्स में, तो परेशान मत होना, आपको कोई सेपरेट नोट मेकिंग करने की कोई नीड नहीं है, वो तो बस मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें नोट्स में आपको सब मिलेगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, जैसे चाइना की जैसे पहले चलती थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर चाइना को लगा, चाइना में पहले क्या चलती थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर चाइना को लगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है, पॉलिसी, चाइना को लगा हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, तो इसलिए चाइना ने इसको कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड में अभी जो 2050 तक लीड है वो इंडिया के पास है। अब अगर हमें इन सारी चीज़ों को स्टडी करना है, तो आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पर इंसान जो है पूरे पृथ्वी पर इतने विभिन्न विभिन्न कॉन्टिनेंट्स में, इतनी सारी कंट्रीज में तितर बितर होकर फैले हुए हैं, तो क्या सबका कल्चर एक जैसा है क्या? बताओ, हर कंट्री में सेक्स रेशियो एक जैसा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक जैसी स्पीड पर हो रही है, एक गति पर हो रही है, या फिर बर्थ कंट्रोल पॉलिसी क्या हर कंट्री ने एक जैसी बना रखी है? नहीं ना। चाइना में जो बर्थ कंट्रोल पॉलिसी है दोस्तों, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करी जाती है, राइट। भारत के अंदर
हम क्या समझाते हैं लोगों को? फॉलो द पॉलिसी ऑफ हम दो हमारे दो। लेकिन लोगों को मारा पीटा नहीं जाता है उसके लिए। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट दैट यूपी के अंदर और आई थिंक पता नहीं बिहार के अंदर एक औरत है, उसके 26 या 35 बच्चे हैं, 26 या 35, आई थिंक मोर देन, उससे ज़्यादा ही बच्चे हैं उसके। सिंगल मदर के इतने मतलब उस मदर के, एक लेडी के इतने बच्चे हैं, 25 35 40 बच्चे हैं उसके कम से कम। अब क्या उसको भारत की सरकार ने या कोर्ट ने क्या फांसी की सज़ा सुना दी क्या, या उसको सजाए मौत दे दी क्या, या कोई पेनल्टी लगाई क्या उसके ऊपर, या उसको देश निकाला दे दिया क्या? नहीं। लेकिन यही अगर चाइना अगर होता, कोई और कंट्री होती, तो क्या पता उसको और उसके खानदान को काट के रख दिया जाता, बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज उन पे इम्पोज करी जाती, या उसका खामियाजा उस औरत को और उसके परिवार को भुगतना पड़ता। तो बात ऐसी है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आप में भी है, ये जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि बात ऐसी है कि हम हर एक ज्योग्राफी के फीचर्स को, इवेंट्स को, ह्यूमन ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, हम उसको नोमोथेटिक वे में नहीं देख सकते हैं, यूनिवर्सल तरीके से नहीं देख सकते हैं। हमें इडियोग्राफिक यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पे आना ही पड़ेगा। अब दुनिया में अलग अलग कल्चर के जो लोग होते हैं, तो क्या ये पर्सन की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगी वो दुनिया में रहने वाले बाकी सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल मिलते जुलते, क्या सिमिलर होंगी, क्या बिल्कुल सेम होंगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सारी चीज़ें ज्योग्राफी एज अ डोमेन में, क्योंकि हम यहाँ पर इतने वास्ट ह्यूमन पॉपुलेशन को पूरी पृथ्वी के ऊपर स्टडी करते हैं, वो चीज़ एक सेमनेस, एक सिमिलरिटी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकती। अब आप पूरी दुनिया की बात क्या करते हो? आप हिंदुस्तान स्पेसिफिक बात कर लो। आप मुझे उस स्टेट का नाम बताओ जहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, नंबर ऑफ फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स, बहुत अच्छा है उस स्टेट का सेक्स रेशियो, बताओ। केरला। लेकिन केरला की डाइकोटमी पता है ना आपको, कितने सारे राज्यों के साथ जो है वो बिल्कुल खराब हो रखी है, जैसे हरियाणा। जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है सेक्स रेशियो में? यहां पर एजुकेशन के मामले में हम बात करें, केरला वर्सेस बिहार, जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है आउटकम्स में? तो देश विदेशों की और इंटर कॉन्टिनेंटल बात तो आप छोड़ ही दो दोस्तों, विद इन अ कंट्री ऑल्सो नंबर ऑफ स्टेट्स के बीच में इतनी ज्यादा डाइकोटमी, इतने ज्यादा पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था, आज के बाद अगर आपको ये कोई दो टर्म दे तो आप क्या बोलोगे कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कैसा डोमेन है? ये नोमोथेटिक है? देखो नोमोथेटिक भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका पूरा प्रभाव पृथ्वी पर एक जैसा पड़ता है। अब आप कहोगे सर नोमोथेटिक क्या कोई यूनिवर्सल कोई चीज नहीं होती, किसी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अर्थ इतने सालों में इतना गर्म बनता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के जो इवेंट्स हैं, क्या उससे कोई भी कंट्री बच पा रही है? पॉल्यूशन जो है उसका प्रभाव किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा है कि जीरो पॉल्यूशन, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल जीरो एयर वाटर और नॉइज पॉल्यूशन है, जीरो। बताओ, वो अलग अलग इंडेक्सेस में रैंक बहुत अच्छा जरूर कर सकती हैं, लेकिन इसका प्रभाव तो है ना उन कंट्री के ऊपर, चाहे भले ही कम हो किसी के ऊपर या किसी के ऊपर ज्यादा हो। तो नोमोथेटिक भी चीजें होती यूनिवर्सल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी के डोमेन में, या जब हम किसी भी एस्पेक्ट को पृथ्वी की स्टडी करते हैं, तो आप आज के बाद अपना आंसर क्या रखोगे कि ज्यादातर चीजें कैसी है, नोमोथेटिक है या फिर इडियोग्राफिक है? हमें कैसे स्टडी करना चाहिए उन चीजों को, यूनिवर्सल फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, नोमोथेटिक या इडियोग्राफिक? बताओ क्या होगा आपका आंसर? अभी भी कोई डाउट रह गया क्या? ईशा, मयूर, खुशी, क्या हो गया? क्या होनी चाहिए हमारी अप्रोच?
ऑब्वियसली ईडियोग्राफिक, है ना। हर चीज़ के हमें सब्जेक्टिव या उनके यूनिक एस्पेक्ट्स को, फीचर्स को जानना है ना, और होते भी हैं सबके, है ना। तो डिफरेंसेस को हमें पहचानना पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, मतलब देखो डिफरेंसेस यहाँ पर हर एक तरीके की, जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, कल्चर, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल पॉलिसी, ये सब। तो हर एक जगह के जोग्राफिकल एज अ डोमेन में, जोग्राफी एज अ डोमेन में अलग अलग डिफरेंसेस जो हैं वो हमें पॉपुलेशंस के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि यूनिवर्सल है क्या ज्योग्राफी के अंदर? हर एक चीज़ पृथ्वी के ऊपर सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं, एक जैसी हैं, है ना। तो क्या होना चाहिए? इडियोग्राफिक ना सब कुछ, है ना। नोमोथेटिक यानी कि यूनिवर्सल चीज़ें भी कुछ कुछ होती हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन वगैरह, ठीक है। अब और भी डिबेट्स चली ज्योग्राफी के अंदर, एक तो इस चीज़ को लेकर चली, फिर ये डिबेट चली कि हमें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर को कैसे देखना चाहिए। क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें देखना चाहिए, या फिर इसकी जो अप्रोच है रीजनल, या फिर हम सिस्टमैटिक वे में देखें, ठीक है। तो अब यहां पर भी वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। क्या वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं? ऑर्गेनाइज मतलब अगेन यहां पर आप चीज़ों को एक जैसा पूरे बास्केट और पूरे बकेट में लाकर आप उसको सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश कर रहे हो। सिस्टमैटिक वाला तो एस्पेक्ट ही हो गया रीजनल, अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री, अलग अलग गली मोहल्ला ज़िला, स्टेट वाइज। ऑर्गेनाइज मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से बाइफरकेट कर कर देख रहे हो। तो ये भी एक डिबेट है कि इसको देखना कैसे है। फिर एक डिबेट ये भी चली कि जोग्राफिकल फिनोमेना जो भी होते हैं, क्या हम उसको इंटरप्रेट थ्योरेटिकली करें, या फिर इतिहास के पन्नों से इंस्पिरेशन लेकर के इतिहास में जो भी घटनाक्रम हुआ था उसका इम्पैक्ट है आज जोग्राफिकल इवेंट पर, कैसे स्टडी करें। तो देखो थ्योरेटिकल तो हो गई किताबी चीज़ें, लेकिन अगर हम इम्पैक्टफुल तरीके से बात करें तो यस, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये कहती है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो प्रभाव है वो है पृथ्वी पर कैसे न कैसे करके। जैसे मुझे एक बात बताओ, अर्थ पर एकदम से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इवेंट्स जो स्पाइक हुए, ठीक है, और ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, तो इसके पीछे इतिहास में कौन सा घटनाक्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? बताओ कब से हुआ ये? क्या हुआ था आज से कुछ साल पहले, कुछ सेंचुरीज पहले, कुछ डिकेड्स पहले? कौन सा इवेंट हुआ था ऐसा जिसकी वजह से अर्थ इतना गर्म रहने लगा, वहां पर इतना पॉल्यूशन रहने लगा, और जिसका खामियाजा पूरी पृथ्वी भुगत रही है? अर्थ क्या जब भगवान ने बनाया था वो पहले तो चलो ठीक है, एक बहुत गर्म जो था, एक गोला था आग का, ठंडा होता चला गया, लेकिन गर्मी अर्थ पर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गई है ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से। तो इतिहास में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था बताओ? उसका नाम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कौन सी कंट्री से हुई है? ब्रिटेन, है ना। यूपीएससी ने मेंस में ये वाला क्वेश्चन एक बार ही पूछा भी था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो ब्रिटेन से ही क्यों हुई है। क्वेश्चन ये था कि ब्रिटेन से ही क्यों हुई है। ओके, अब ये जो सारे के सारे जो इश्यूज है ना, राइटर हमें ये कह रहा है कि ये सोचने समझने के लिए, दिमाग पर तनाव देने के लिए ठीक है, लेकिन फाइनली ये जो डाइकोटमीज हैं कि यानी कि स्कॉलर्स की डिबेट चल रही है एक अप्रोच को लेकर दूसरी अप्रोच के साथ कंपेयर करते हुए, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल चीज़ों के एस्पेक्ट और इंसानों के एस्पेक्ट, ये इतनी वैलिड भी नहीं है, क्योंकि राइटर हमें ये बता रहे हैं कि हम कंक्लूड ये कर सकते हैं जो कुदरत हैं, जो कुदरत है और जो इंसान है वो इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं इस पृथ्वी के। चाहे इंसान विनाशकारी प्रभाव डाल रहे हो पृथ्वी के ऊपर या अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हो, इंसानों की सांसें और इंसान जो जीवित हैं वो पृथ्वी के कुछ ना कुछ संतुलन की वजह से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। फिर जब उनकी लाइफस्टाइल की बात हो, उनकी हेल्थ की बात हो, उनके किसी भी चीज़ की बात हो, तो वो पृथ्वी पर कनेक्टेड हैं
कहीं ना कहीं इंसानों से, और पृथ्वी भी इंसानों से कनेक्टेड है, ठीक है। और इसको हमें होलिस्टिक वे में ही स्टडी करना चाहिए, इसको हम सेपरेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की तरह नहीं देख सकते। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दोनों के दोनों जो फिजिकल और ह्यूमन जो फिनोमेना है उसको हम मेटाफर के लिए तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंबल्स यूज कर करके, मतलब अलग अलग बातें कर करके कि अर्थ के ऊपर इवेंट ये हो रहे हैं, इंसान की जिंदगी इस तरीके से है, उस कंट्री में इंसानों का कल्चर, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा ये है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो ये है, फ्लोरा फोना ऐसे ऐसे हैं, वैसे वैसे हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज तो कर सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ जो है इंसानों के संदर्भ में ही डिस्कस करा जा सकता है। जैसे एक नॉर्मल सी बच्चों वाली बातें अब राइटर हमसे करेगा कि हम जनरली बोलते हैं कि अर्थ का एक फेस होता है, अर्थ जब विनाशकारी रूप ले लेता है अपना, यानी कि अर्थ गुस्सा हो जाता है, तो अर्थ पर आ जाते हैं अलग अलग प्रकार के डिजास्टर्स, अलग अलग प्रकार के जोग्राफिकल इवेंट, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे सुनामी, ठीक है, ड्रॉट, ये सब चीज़ें, पॉल्यूशन। फिर हम बोलते हैं जैसे एक स्टॉर्म की या एक किसी भी साइक्लोन की एक आई होती है, हम ऐसे करके डिनोट करते हैं। हम रिवर को बोलते हैं, रिवर का एक माउथ होता है। अच्छा, रिवर का जो माउथ होता है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जिसको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जैसे रिवर माउथ, तो वो कहाँ पर होता है, रिवर के स्टार्टिंग पॉइंट पर या एंडिंग पॉइंट पर? एंडिंग पॉइंट पर होता है। और यहाँ पर जो नदियां हैं उनका संगम होता है या फिर वो डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग कोनों में जाकर डिवाइड हो जाती है, और वो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज के डिस्ट्रीब्यूटरीज? गुड, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ग्लेशियर की नोज निकली हुई है, उसका एक स्नाउट होता है, टॉप, मतलब जो जैसे हम कहते हैं ना ऐसे करके ग्लेशियर का एक ये जो ये पीक बनता है, तो ये होती है इसकी ये नोज, ये इसका स्नाउट। और इस्थमस जो होती है उसको, उसका एक नेक होता है। और सॉइल की एक प्रोफाइल होती है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, क्या क्या एलिमेंट्स है उसके अंदर। सिमिलरली हम ये बोलते हैं कि अलग अलग जो रीजन्स हैं, जो गांव हैं, अलग अलग जो शहर हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक प्रकार से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे एक प्रकार से लिविंग थिंग्स हैं ये सारी की सारी, ठीक है। कि गांव जो हैं वहाँ पर शुद्धता आज भी बरकरार है, शहर में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें तो मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर रहकर इंसान अपने जीवन रेखा जो है उसको काट रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। जर्मन जोग्राफर्स जो हैं वो स्टेट या फिर कंट्री को एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि ये एक लिविंग एंटिटी है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया, इंसान, वैसे ही स्टेट और कंट्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा जो दुनिया में अलग अलग जगह पर जो रोडवेज का, रेलवेज का, वाटरवेज का जो नेटवर्क चलता है उसको हम कहते हैं आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, की ये लाइफ लाइन्स हैं इकोनॉमी की। तो बेसिकली क्या है, हम इकोनॉमी के अंदर पृथ्वी में, कंट्री में, गांव में, शहर में जो भी चीज़ें देखते हैं वो कनेक्टेड इंसानों के साथ हैं। इवेंट्स भी काफ़ी हद तक इंसानों के साथ ही कनेक्टेड है। 21st सेंचुरी में तो हम ये कह ही सकते हैं कि इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से पृथ्वी अपने विनाशकारी रूप में आ जाती है और वो बड़े सारे डिजास्टर्स और विनाशकारी घटनाओं से इंसान को रूबरू करवाती है पृथ्वी। लेकिन पॉइंट ये है कि बेसिक क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं कुदरत को और इंसानों को, जो कि इतने ज़्यादा एक दूसरे से इंट्रिकेटली इंटरट्विंड है, मिंगल्ड है, यानी कि मिले हुए हैं, घुले मिले हुए हैं, आपस में इनका एक बहुत गहरा संबंध है? तो आंसर इज ऑब्वियसली नो, हम इसको नहीं सेपरेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका राइटर ने एक कंटेक्स्ट बिल्ड करवाने की कोशिश करी दोस्तों, कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डोमेन है, आपको यहाँ पर कोई भी जो बात करनी है वो इंसानों को संदर्भ में लेकर ही करनी है, इंसानों के रेफरेंस में ही, उनके कंटेक्स्ट में ही करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूपीएससी स्टेट पीएससी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। और इस फाउंडेशन कोर्स में आपकी प्रीलिम्स की, मेंस की और ऑप्शनल की
कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है। ऑप्शनल में दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक लॉ, दूसरा PSIR, तीसरा साइकोलॉजी और चौथा हिस्ट्री। ठीक है, तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, अगर आपका टारगेट है 2025 से लेकर 2029 तक, और अगर आप एक सिंसियर वे में तैयारी करना चाहते हैं, डेडिकेटेड वे में, तो आप हमारे ट्रू IAS एंड PCS के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर QR कोड आपके सामने अवेलेबल है। फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। आप इस कोड को स्कैन करो, अपनी पेमेंट कंप्लीट करो 21 रुपये की, उसके बाद स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेज दो, ईदर यूजिंग टेलीग्राम और यूजिंग व्हाट्सएप। हमारी टीम जो है आपको ये PDFs और ये PPTs डायरेक्टली सेंड कर देंगी। ठीक है, एक चैप्टर के लिए 21 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं मत सोचना कि यहाँ तक ये लेक्चर बना हुआ इसके 21 रुपये, जब तक ये पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, फिर चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर्स के माध्यम से आपकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो बस इस मटेरियल का ये बहुत एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। फिलहाल इस डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।